पीपीएससी टीआरई 4.0 और यूपी टीजीटी की यदि आप तैयारी कर रहे हैं साइंस की, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज में 9 टू 10th एनसीईआरटी को फिलहाल अभी हमने स्टार्ट किया है। तो स्वागत है आप सभी का राजा टीचर्स यूट्यूब चैनल पर। तो मैं सेल्फ अनुज कुमार और हम लोग यहाँ पर एनसीईआरटी की जो है सीरीज हम लोग डिस्कस करें साइंस की। क्लास 9th के टॉपिक हमारे चल रहे हैं, जिसमें से आज की डेट में 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज से हमारा 3rd चैप्टर आपका स्टार्ट हो चुका है। इस 3rd चैप्टर को हमने 2 पार्ट में कवर किया है। हर चैप्टर के 50-50 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से आज की डेट के हमारे जो है 25 क्वेश्चन इस पहले सेट में आपके कंटिन्यू होंगे। शुरुआती क्वेश्चन तो बहुत आसान से लगेंगे, आपको लगेगा कि नहीं ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आते ही नहीं है। लेकिन जैसे-जैसे आप सीरीज में कंटिन्यू रहेंगे, डेफिनेटली आपको विश्वास हो जाएगा कि एनसीईआरटी से अगर क्वेश्चन बनता है तो वो ऐसा ही बनता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर पहला देखिए क्या कह रहा है। What did the ancient Indian philosopher महर्षि कणाद postulate regarding the जो है minute particle of the matter। ठीक है, यानी कि भारतीय दार्शनिक जो है महर्षि कणाद ने पदार्थ के सूक्ष्म कणों के संबंध में क्या प्रतिपादित किया था। ठीक है, यानी कणाद के बारे में ये बताया गया है। तो पहला पॉइंट ऑप्शन देख लेते हैं। देखो पहला ऑप्शन, यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं, यानी कि अगर द्रव्य का मतलब होता है यदि हम किसी भी मैटर को अगर हम डिवाइड करते जाएं, तो अंत में एक ऐसा जो है सूक्ष्मतम पार्टिकल प्राप्त होगा जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता। इस कण को उन्होंने परमाणु कहा था। ठीक है ना, पहला ऑप्शन तो ये कह रहा है। दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि पदार्थ निरंतर विभाजित होता रहता है और कभी समाप्त नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है परमाणु केवल द्रव्य में पाए जाते हैं। चौथा है परमाणु नष्ट नहीं किए जा सकते। वैसे ही इंग्लिश में जो है पूरा का पूरा कंटेंट लिखा हुआ है। तो देखो महर्षि कणाद ने क्या बताया था कि अगर कोई भी मैटर हम ले लेते हैं, उसको अगर हम डिवाइड करते जाएं, तो एक टाइम ऐसा आएगा, कुछ टाइप का पार्टिकल, बहुत छोटा सा पार्टिकल, एक ऐसा पार्टिकल मिलेगा जिसको आगे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो इस छोटे से पार्टिकल को उन्होंने कण नाम दिया था, यानी कि उसको उन्होंने कण कहा था या परमाणु का नाम दिया था। तो इसका जो आंसर नंबर हो जाएगा, फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, बोला गया कि ऑप्शन नंबर सेकंड देखें, पदार्थ निरंतर विभाजित होता रहता है और कभी समाप्त नहीं होता। मैटर कीप्स डिवाइडिंग कॉन्टिन्यूअसली। देखो कॉन्टिन्यूअसली तो डिवाइड होता है, लेकिन नेवर एंड वाली कहानी गलत है। यानी कि एक ऐसा टाइम आता है जहां पर पार्टिकल हमारा डिवाइड होना बंद हो जाता है। ठीक है ना, तो उसी अनडिविजिबल पार्टिकल को कण नाम दिया गया था। बोला गया है कि एटम्स आर फाउंड ओनली इन लिक्विड। नहीं, केवल लिक्विड में तो नहीं पाए जाते ना एटम। एटम तो हमारी हर स्टेट में होंगे, सॉलिड में भी होंगे, लिक्विड में भी होंगे, गैस में भी होंगे, सारी स्टेट में होंगे। एटम्स कैन बी डिस्ट्रॉयड। नहीं, एटम को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। एटम जो है इसको केवल इसकी फेज चेंज हो सकती है, बाकी इसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है कि एक अन्य भारतीय दार्शनिक अकुत कात्यायान ने परमाणुओं के बारे में क्या विचार किया था। एंड व्हाट व्यू डिड अनदर इंडियन फिलोसोफर कात्यायन एक्सप्रेस अबाउट इट एटम। कात्यायन ने एटम के बारे में क्या बताया था। ठीक है, यहाँ पे देखो दो फिलोसोफर के बारे में, इंडियन फिलोसोफर के बारे में चर्चा हुई है। पहला ऑप्शन उन्होंने कहा एटम नॉर्मली एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म विच गिव्स अ वेरियस फॉर्म ऑफ मैटर। तो पहला उन्होंने ये बताया कि जो एटम होता है वो बहुत सारे कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नॉर्मली कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और जो कि मैटर के बहुत सारे फॉर्म बनाता है। दूसरा है एटम मूव फ्रीली, यानी कि एटम हमेशा फ्री मूव करता है। एटम आर केमिकली इनर्ट, यानी कि एटम हमारे केमिकली इनर्ट होते हैं। चौथा है एटम्स एग्जिस्ट ओनली इन एयर, यानी कि एटम केवल एयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो सीधी सी बात देखो, उन्होंने यही कहा था कि परमाणु जो होते हैं संयुक्त रूप से पाए जाते हैं और वही जो है द्रव्यों के विभिन्न टाइप के रूप प्रदान करते हैं। वो कभी इंडिविजुअल नहीं होते हैं, कई सारे एटम या परमाणु मिलकर के कोई मैटर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है ना, यानी जिसका आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। बी और सी ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन बोला कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। विच साइंटिस्ट प्रपोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किस साइंटिस्ट ने दिया था। तो देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये दिया था हमारे एंटोनी लेवोसिए ने। ठीक है ना, किसने दिया था, ये एंटोनी लेवोसिए नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का एग्जांपल दिया था। तो इसका आंसर नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। लेकिन बी इन्होंने जो हमारे साइंटिस्ट नंबर बी हैं, यानी कि जोसेफ प्राउस्ट, इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने हमें दिया था लॉ ऑफ, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कांस्टेंट प्रोपोर्शन।
ठीक है, इन्होंने जो लॉ दिया था वो दिया था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का नियम दिया था। अगला देखो जॉन डाल्टन आते हैं, इन्होंने जो है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दी थी। क्या दिया था? इन्होंने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को प्रपोज किया था। और उसके बाद जे थॉमसन ने अपना इन्होंने दिया था प्लम पुडिंग, ठीक है, प्लम पुडिंग मॉडल दिया था। ठीक है, यानी कि इन्होंने कहा था कि कोई भी परमाणु होता है वो तरबूज की तरह होता है, जिसमें जो तरबूज यानी प्लम होता है, यानी उसका तरबूज होता है, उसका बीज इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी का पार्ट प्रोटॉन होते हैं। वो अभी जब हम थ्योरी में आएंगे या आगे के क्वेश्चंस में आएंगे वो चर्चा करेंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था एंटोनी लेवोसिए ने। ठीक है ना, कंजर्वेशन मास कितनी था? एंटोनी लेवोसिए ने दिया था। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर नंबर ए हमारे करेक्ट हो जाएगा। बोला गया कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास व्हाट हैपेंस इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? देखो कंजर्वेशन मास ये कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में या कोई भी मैटर, कोई भी द्रव्यमान, ठीक है, किसी भी परमाणु को या किसी भी एटम को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी कि कोई भी द्रव्यमान का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही क्या करते हैं उसको विनाश कर सकते हैं। यानी कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि मास को ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं और ना ही आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है। ठीक है, अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान बढ़ जाता है? नहीं, अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं होता है। जितना अभिक्रिया से पहले द्रव्यमान था उतना ही अभिक्रिया के बाद। भाई देखो रिएक्शन यही तो कहती है ना। मान लेते हैं हमारे पास एक रिएक्शन है ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, तो इनका मतलब ये होगा कि ये देखो ये हमारे होते हैं रिएक्टेंट। क्या होते हैं? रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट का जितना मास है और ये होते हैं रिएक्शन के बाद हमारे बनते हैं प्रोडक्ट। ठीक है ना, और प्रोडक्ट का जितना मास है वो दोनों मास हमारे हमेशा क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। यही तो जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। तो मास हमारा रिएक्शन के बाद बढ़ता नहीं है और मास ऑलवेज डिक्रीज, यानी कभी भी डिक्रीज नहीं होता है, एनर्जी का फॉर्म चेंज होता है। मास ऑफ रिएक्टेंट डिफर फ्रॉम प्रोडक्ट, यानी कि जो प्रोडक्ट से मास जो है डिफरेंट होता है। नहीं, ऐसी कोई कहानी यहाँ पे नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि स्थिर अनुपात का नियम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का नियम किसने दिया था? ठीक है ना, स्थिर अनुपात का नियम देने वाले कौन है? तो स्थिर अनुपात का नियम देखो ये साइंटिस्ट का नेम है, ये तो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। इस जो है स्थिर अनुपात का नियम हमारे देने वाले हैं जोसेफ प्राउस्ट। कौन वैज्ञानिक है? जोसेफ प्राउस्ट नाम के वैज्ञानिक है। इन्होंने क्या दिया था? कांस्टेंट प्रोपोर्शन का रूल दिया था। क्लियर हो गया ना? अच्छा, लेवोसिए ने क्या क्या कहा था? लेवोसिए ने हमने दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास उन्होंने दिया था। डाल्टन ने हमारी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी दी थी। ठीक है ना, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी दी थी, पहली इन्होंने थ्योरी दिया था। रदरफोर्ड ने अपना अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दिया था। कौन सा एक्सपेरिमेंट? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इन्होंने दिया था। यानी कि परमाणु, मतलब अल्फा परमाणु का जो है बम्बार्डिंग की थी, उसके बाद इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। ठीक है ना, और भी बहुत सारी चीजों को इन्होंने बताया था। ठीक है, तो फिलहाल लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का रूल दिया था हमारा जोसेफ प्राउस्ट नाम के वैज्ञानिक है, उन्होंने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन हमारा सिंपल सा है, कहला कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान के साथ हमेशा अनुपात कितना होता है? यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बोला गया मास रेशियो कितना होता है? द रेशियो बाय मास, देखो बोला गया द रेशियो बाय मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन H2O रिगार्डिंग द सोर्स ऑफ वाटर। यानी कि सोर्स ऑफ, यानी कि वाटर के जो है मास का रेशियो कितना होता है? तो देखो वाटर होता है H2O, तो यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, देखो हाइड्रोजन का मास होता है यहाँ पे 2। ठीक है ना, क्योंकि दो एटम है, हाइड्रोजन को होता है 1 रेशियो, ऑक्सीजन होता है 16, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1:8। तो इसका मास के रेशियो आता है हमेशा 1:8। ठीक है ना, 8:1 नहीं होता है, 1:2 उसके जो है क्वांटिटी के अकॉर्डिंग होता है। हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल, 2 एटम है, ऑक्सीजन 1 एटम है। इसका भी कोई मतलब नहीं है, तो ये सारी चीजें आपकी गलत हो जाती हैं। अमोनिया में यौगिक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? रेशियो बाय मास बोला गया है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अमोनिया में। देखो अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, यानी कि नाइट्रोजन का जो मास होता है वो 14 होता है रेशियो, और हाइड्रोजन का मास वो 1 लेकिन क्वांटिटी में 3 है, तो यहाँ पर 3 इंटू 1 हमारा 3 हो जाता है। तो ये 14:3 का रेशियो आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? अमोनिया का रेशियो सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत लॉजिकल वाले नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करना है। बोला गया कि 1808 में ब्रिटिश वैज्ञानिक ने परमाणु के संबंध में अपना एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जो रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था।
ठीक है ना। इन 1808 विच ब्रिटिश साइंटिस्ट प्रेजेंटेड हिज फेमस थ्योरी अबाउट एटम, यानी कि एटम के बारे में अपनी थ्योरी कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने प्रपोज की थी। और उसके बाद विच इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन केमिकल कॉम्बिनेशन पर कौन से साइंटिस्ट जिन्होंने अपनी थ्योरी प्रपोज की थी। तो वो थ्योरी प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट हमारे हैं जॉन डाल्टन। कौन प्रपोज करते हैं? जॉन डाल्टन नाम के साइंटिस्ट अपनी थ्योरी प्रपोज करते हैं। और उन्होंने ये जो है लॉ ऑफ केमिकल कंबाइनिंग के बारे में जो है अपनी थ्योरी को दिया था। नील बोर क्या करते हैं? नील बोर को जो है किसी भी एटम की क्वांटम मॉडल देते हैं। क्या कौन सा मॉडल देते हैं? ये आपका देते हैं क्वांटम मॉडल ऑफ एटम, यानी कि एटम का क्वांटम मॉडल देते हैं 1930 में, 1913 में देते हैं क्वांटम मॉडल। और जे थॉमसन जो होते हैं वो आपके प्लम पुडिंग मॉडल देते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है ना, यानी कि तरबूज के बीज वाला जो मॉडल होता है वो आपके देते हैं कौन? ये आपके प्लम पुडिंग मॉडल देते हैं और ये देते हैं 1904 में। उसके बाद रदरफोर्ड ने अपना जो है न्यूक्लियर मॉडल, ठीक है, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, यानी कि ये एटम का न्यूक्लियर मॉडल देते हैं और ये देते हैं 1911 में, ठीक है ना। और ये जॉन डाल्टन है, ये आपके जो साइंटिस्ट हैं, ये तो अपना जो मॉडल देते हैं वो देते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके देखो, ऐसा नहीं है कि ये इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन गलत होंगे, लेकिन बाकी की जो थ्योरी है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। थ्योरी पे फोकस करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा कथन डाल्टन के द्रव्यमान संरक्षण के नियम की व्याख्या करता है? ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम की व्याख्या कौन सा स्टेटमेंट करता है? तो इनका स्टेटमेंट कहता है, देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कौन सा स्टेटमेंट इनका जस्टिफाई करता है? बोला गया एटम्स आर इंडिविजिबल, यानी कि एटम्स होते हैं उनको डिवाइड नहीं कर सकते। अल्टीमेट पार्टिकल, इंडिविजुअल अल्टीमेट पार्टिकल होते हैं विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो क्रिएट हो सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये इसको स्टेट करता है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस, यानी डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का मास डिफरेंट होता है, ठीक है ना। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास, देखो स्टेटमेंट तो सही है ये, बट डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी में ये स्टेटमेंट नहीं आता है। एटम्स कंबाइंड विद ईच अदर टू फॉर्म कंपाउंड, ठीक है, ऑल एटम्स इन अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल, ठीक है ना। ये सारी स्टेटमेंट सही है, लेकिन अगर आपसे बोले डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में कंजर्वेशन ऑफ मास को कौन एक्सप्लेन करता है, तो वो हमारा पॉइंट नंबर ए एक्सप्लेन कर रहा है। कौन सा एक्सप्लेन कर रहा है? पॉइंट नंबर हमारा ए एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या कौन करता है? यानी कि अनुपात स्थिर रहता है, इसकी व्याख्या कौन करता है? इसकी व्याख्या करता है कौन? बोला गया किसी भी यौगिक में परमाणु के सापेक्ष संख्या और प्रकार निश्चित होते हैं। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। यही एक्सप्लेन करता है क्या? कि रिलेटिव नंबर ऑफ काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन द गिवन कंपाउंड, किसी भी गिवन कंपाउंड में रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो जो है हमेशा क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। जैसे हमसे आपसे बोल दें H2O, तो H2O में हाइड्रोजन 2 हो गए, ऑक्सीजन 1 हो गया, ठीक है ना। अगर आपसे बोल दें, जैसे हमने एग्जांपल बोल दिया NH3, तो NH3 में नाइट्रोजन हमेशा 1 होता है, हाइड्रोजन हमेशा कितना होता है? 3 होता है। तो ये ही बताता है क्या? कांस्टेंट प्रोपोर्शन का नियम बताता है। परमाणु स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, स्वतंत्र रूप से नहीं रहते हैं, लेकिन ये इस बात को जस्टिफाई नहीं करता है कि स्थिर अनुपात का नियम अप्लाई होता है। परमाणुओं का आकार गोल होता है, नहीं, ऐसा जो है ये इस बात को भी जस्टिफाई नहीं करता है। परमाणु अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। बाकायदा ये स्टेटमेंट तो थोड़े बहुत सही हैं, बट ये इस क्वेश्चन को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, यानी कि जो स्थिर अनुपात का नियम है उसको कौन जस्टिफाई कर रहा है? उसको केवल ऑप्शन नंबर ए जस्टिफाई कर पा रहे हैं, बी और सी इसके डी और जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं। परमाणु की त्रिज्या मापने की इकाई जो होती है, देखो परमाणु की त्रिज्या मापते हैं नैनोमीटर में। कितने मापते हैं? जो है एटॉमिक रेडियस मापते हैं किसमें? नैनोमीटर में। तो 1 नैनोमीटर में कितना होता है? 1 नैनोमीटर में होता है 10 की पावर माइनस में 9 मीटर होता है, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर में कितना होता है? 1 सेंटीमीटर का मतलब 10 की पावर माइनस 2 मीटर होते हैं, ठीक है। और मिलीमीटर का मतलब होता है 1 mm की वैल्यू होती है 10 की पावर माइनस 3 मीटर होती है। किलोमीटर, 1 किलोमीटर का मतलब होता है 10 की पावर 3 मीटर होता है। तो पर एटॉमिक रेडियस क्योंकि बहुत छोटी होती है, उसको मापने की इकाई हमारी नैनोमीटर होती है, और 1 नैनोमीटर में 10 की पावर माइनस 9 मीटर होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा, बाकी बी सी एंड डी ये सारे ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखो अगला,
हाइड्रोजन एटम की त्रिज्या लगभग कितनी होती है? तो देखो हाइड्रोजन एटम जो होता है उसकी रेडियस लगभग जो होती है वो 0.1 नैनोमीटर या 10⁻10 मीटर के आसपास होती है। तो ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो 10⁻⁹ को हम 1 नैनोमीटर भी बोल सकते हैं, 10⁻6 को हम एक जो है माइक्रोमीटर भी बोल सकते हैं, 10 की माइक्रोमीटर भी बोल सकते हैं, और मीटर तो मीटर ही होता है। तो ये ऑप्शन तो सारे के सारे गलत हैं, लेकिन आपको इनको भी दिमाग में रखना है। तो एटॉमिक रेडियस हमारी जो है परमाणु की जो त्रिज्या होती है हाइड्रोजन की, वो लगभग होती है 10⁻⁻10 मीटर के आसपास हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। तत्वों को प्रतीक यानी सिंबल का प्रयोग करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे, जिन्होंने तत्वों को दर्शाने के लिए विशिष्ट चित्र या वृत्तों का प्रयोग किया था? Who was the first scientist to use symbols for the elements using a specific sign circles to represent them? यानी कि कौन से ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम को एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले उन्होंने सिंबल को दिया था, सिंबल दिया था। सिंबल का मतलब कोई भी साइन दिया था, किसी भी टाइप के डिफरेंट डिफरेंट सर्कल बना के उन्होंने दिया था। तो वो देने वाले साइंटिस्ट हमारे आते हैं जॉन डॉल्टन। कौन आते हैं? ये आते हैं जॉन डॉल्टन नाम के साइंटिस्ट आते हैं, जिन्होंने सबसे पहले सिंबल बनाए थे, डिफरेंट डिफरेंट सिंबल बनाए थे। क्लियर हो गया ना? जो बर्जीलियस आते हैं, इन्होंने सबसे पहले किसी भी एलिमेंट को यानी कि इमेजेस की जगह पर जो लेटर्स यूज करने स्टार्ट किया था, लेटर्स इंस्टीड ऑफ इंस्टेड ऑफ इमेजेस, यानी कि इमेजेस की बजाय इन्होंने सबसे पहले लेटर यूज किया था। कौन साइंटिस्ट आते हैं? वो आते हैं बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट, ठीक है ना। अभी क्वेश्चंस आएंगे भी, ठीक है ना। और लेवोसिए ने क्या बताया था? लेवोसिए पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने किसी भी एलिमेंट यानी कि पूरे के पूरे एलिमेंट्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किया था, यानी कि जो एलिमेंट्स आते हैं, एलिमेंट्स, ठीक है ना, क्लासिफाई किया था, ठीक है। किसमें? इन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था मेटल और नॉन मेटल में, सबसे पहले इन्होंने क्लासिफाई किया था। मेंडलीफ ने हमारी पीरियोडिक टेबल बनाई थी। क्या बनाया था? पीरियोडिक टेबल बनाई थी। और ये जो पीरियोडिक टेबल है वो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग थी, ये एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग उन्होंने टेबल बनाई थी। तो इसका क्वेश्चन का आंसर नंबर ए हो जाता है। बाकी क्वेश्चन तो गलत है, बट आपको क्वेश्चन को समझने के लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 बोला गया है कि किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि तत्वों को प्रतीकों के अंग्रेजी लेटर में जो है दो अक्षरों से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। फिर साइंटिस्ट सजेस्टेड दैट द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट शुड बी मेड फ्रॉम वन और टू लेटर्स इन दियर इंग्लिश या लैटिन नेम, यानी कि इंग्लिश के एक से दो लेटर से उनको लिखा जाना चाहिए। तो ये साइंटिस्ट बनाने वाले थे सबसे पहले हमारे कौन से? बर्जीलियस ने बताया था, अभी हमने बताया थोड़ी देर पहले। बर्जीलियस ने सबसे पहले क्या बताया था कि कोई भी जो एलिमेंट होना चाहिए उसको हम लेटर में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जॉन डाल्टन ने क्या बताया था? इनको इमेजेस के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था, या इनको सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था, या इनको सर्कल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म इन्होंने बनाए थे, ठीक है। और जो रदरफोर्ड हैं, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अपना अल्फा स्कैटरिंग मॉडल इन्होंने दिया था, अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट दिया था, अल्फा पार्टिकल, ठीक है, अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था। अभी ये क्वेश्चन सब आगे आगे आएंगे। अवोगैद्रो ने सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया था, मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। तो इन्होंने बताया था कि जो हमारी 1 मोल की वैल्यू होती है, 1 मोल में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है ना। इतने पार्टिकल्स होंगे, या फिर इतने एटम्स होंगे, या इतने फिर आयंस होंगे। ये पार्टिकल के बारे में सबसे पहले बताया कौन सा था? अवोगैद्रो ने बताया था। और इस नंबर को हम अवोगैद्रो नंबर या Na से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो खैर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है कि तत्वों के नामकरण, नाम और उनके प्रतीकों के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत करने वाली संस्था कौन सी है? कौन सा इंटरनेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है जो एलिमेंट के नाम, उनके सिंबल को बताता है? तो वो सिंबल हमारे पास जो बताने वाली जो संस्था है यानी ब्रांच है, उसको हम नाम देते हैं आईयूपीएसी। आईयूपीएसी ये वो संस्था है जो कि केमिस्ट्री के लेकर जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं, या केमिस्ट्री में जो भी चेंजेस होते हैं, या जो कुछ भी करना होता है, वो आईयूपीएसी डिसाइड करती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है डब्ल्यूएचओ, वो हेल्थ के बारे में जानकारी आपको रखता है। यूनेस्को जो होता है वो बाकी के जितने भी जो है फोकस करता है, जैसे हमारी एजुकेशन क्या होगी,
एजुकेशन पे पूरा फोकस करेगा, ठीक है ना, और साइंस के बारे में फोकस करेगा, और क्या, कोई भी सिविलाइजेशन के बारे में, कोई भी कल्चर के बारे में जो फोकस करता है वो यूनेस्को फोकस करता है। नासा हमें क्या फोकस करता है, नासा हमारा जो है एरोनॉटिक वाली कहानी है, जो है एयर स्पेस वाली कहानी है, उसको जो है आपको पूरा जो है अपने अंदर कवर करता है। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बोला गया है कि तत्वों के निम्नलिखित में कौन सा तत्व लैटिन नेम के आधार पर प्रतीक चिन्ह रखता है, लैटिन नेम के आधार पर कौन सा रखा गया है। तो आप जानते हैं जैसे सोडियम को, ये सोडियम वर्ड आता है नाइट्रियम से आया है। पोटेशियम आया है कैलियम नाम के वर्ड से आया है। एफी जो है फेरम नाम के वर्ड आया है। तो ये जितने भी नेम है ये सभी इनके लैटिन नेम है। इसका मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑफ दीज हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहा है कि परमाणु द्रव्यमान इकाई यानी कि एटॉमिक मास यूनिट, जिसको पहले एएमयू बोलते थे अब इसको यू बोला जाता है, की आधुनिक परिभाषा का मानक आधार क्या है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड रेफरेंस बेस फॉर द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ द एटॉमिक मास यूनिट, या एएमयू या यू। एटॉमिक मास यूनिट का मॉडर्न बेस क्या है। तो मॉडर्न बेस क्या है कि कार्बन 12 का एक आइसोटोप होता है, कार्बन 12, ठीक है ना, एक कार्बन का आइसोटोप होता है, उसी के मास उससे हम किसी भी एटम का मास निकालते हैं, यानी कि कार्बन 12 ही हमारा किसी भी एटम का मास, मॉलिक्यूल का मास निकालने का बेस है। तो कार्बन 12 का 1/12 करते हैं तो वो हमारा बेस वैल्यू आती है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। मास ऑफ हाइड्रोजन एटम वो बहुत पहले होता था, लेकिन आज की डेट में इसको किया नहीं गया है। ऑक्सीजन 16 भी हमारा पहले के टाइम पे होता था स्टैंडर्ड वैल्यू, लेकिन आज जो है वो भी स्टैंडर्ड वैल्यू हट गई है। प्रेजेंट टाइम में कोई ऐसी वैल्यू नहीं है। नाइट्रोजन 14 का कोई मतलब नहीं है। तो अभी प्रेजेंट टाइम पे हमारा कौन स्टैंडर्ड वैल्यू मापने के लिए यूज होता है, कार्बन 12 हमारा यूज होता है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, परमाणु किसी तत्व के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान किससे दर्शाता है। व्हाट डज द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंट। देखो रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब कार्बन 12 के एक एटम का 1/12वां भाग जो होता है वो किसी भी एटम का एवरेज एटॉमिक मास होता है। ठीक है ना। तो बोला गया है द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट इज कंपेयर्ड टू 1/12 द मास ऑफ द कार्बन 12 एटम। बिल्कुल सही बात है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द एटम, प्रोटॉन जो है हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास नहीं बताता है। मास बताने के लिए हमारे पास प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन भी होने चाहिए, तब हमें मिलता है एटॉमिक मास ए मिलता है। वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का वेट तो बहुत ज्यादा नेग्लेजिबल ही होता है इलेक्ट्रॉन का वेट, तो इसका कोई मतलब ही नहीं। न्यूक्लियस एलोन, न्यूक्लियस का वॉल्यूम नहीं, ऐसा कोई रिलेटिव एटॉमिक मास न्यूक्लियस का वॉल्यूम तो नहीं बताता है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। परमाणु बोला गया साधारणतः दो या दो से अधिक परमाणु का अवयव समूह जो आपस में रासायनिक बंधों द्वारा कसकर बंधे रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं अणु बोलते हैं, यानी कि उनको बोलते हैं मॉलिक्यूल। यानी कि मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं, मॉलिक्यूल वो ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स होते हैं, यानी कि कम से कम दो या दो से ज्यादा एटम का एक ऐसा ग्रुप जो केमिकली एक दूसरे से बाउंडेड होता है, केमिकल एक दूसरे से बंधे होते हैं। और उनको हम क्या कहते हैं, उन्हीं को हम नाम देते हैं क्या, उन्हीं को नाम देते हैं मॉलिक्यूल नाम देते हैं। उन्हीं को नाम क्या देते हैं, मॉलिक्यूल देते हैं। अच्छा आयन क्या होता है, आयन हमारे पास चार्ज पार्टिकल होते हैं, चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं। आयंस हमारे चार्ज पार्टिकल होते हैं, या तो ये पॉजिटिव हो सकते हैं या फिर ये नेगेटिव हो सकते हैं चार्ज पार्टिकल। एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट हमारा प्योर फॉर्म होता है, प्योर फॉर्म, ठीक है ना, प्योर फॉर्म होता है। ये हमारा प्योर फॉर्म होता है, सिंगल टाइप ऑफ एटम से बना होता है। मिक्सचर हमारा जो होता है जब क्यों भी एक से दो से ज्यादा जो है कंपाउंड्स को एक दूसरे से फिजिकली मिक्स करते हैं तो उनको बोलते हैं मिक्सचर बोलते हैं, इनको केमिकली मिक्स नहीं करते हैं। जैसे हमने बोल दिया क्या, हमने बोल दिया नमक और चीनी को मिला दिया, अभी केवल नॉर्मली मिलाया, जैसे ठीक है ना, जैसे पानी में चीनी को मिलाया, फिजिकली मिलाया, केमिकली मिक्स नहीं हुए, तो इसका मतलब ये होते हैं, इनको बोलते हैं मॉलिक्यूल। ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द मॉलिक्यूल कॉल्ड। देखो किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एटॉमिसिटी। क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल्स में कितने नंबर ऑफ एटम्स अवेलेबल है। एटॉमिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स अवेलेबल इन एनी मॉलिक्यूल, ठीक है ना।
किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स अवेलेबल होते हैं उसको एटोमिसिटी, जैसे आपसे बोल दें कि आर्गन, आर्गन सिंगल फॉर्म में रहते हैं, इसकी एटोमिसिटी 1 हो जाएगी। ऑक्सीजन की बोल दिया, ऑक्सीजन की एटोमिसिटी 2 हो जाएगी। ओजोन की एटोमिसिटी 3 हो जाएगी। फास्फोरस की एटोमिसिटी 4 हो जाएगी। सल्फर की एटोमिसिटी 8 हो जाएगी। तो ये एटोमिसिटी है, आप देखो यहाँ पर क्या, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि देखो यहाँ पर अगर यहाँ पर 1 है तो इसकी एटोमिसिटी 1, यहाँ 2 है तो एटोमिसिटी 2, 3 है तो एटोमिसिटी 3, 4 है तो एटोमिसिटी 4, 8 है तो एटोमिसिटी 8। मतलब जितने भी एटम्स अवेलेबल होते हैं वही एटोमिसिटी होते हैं। वैलेंसी हमारी क्या होती है? वैलेंसी हमारी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, क्या होती है? ये कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट होता है, ऑफ एलिमेंट यानी कि एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। मोल नंबर क्या होता है कि पार्टिकल्स जो है, अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स यानी कि अमाउंट ऑफ पार्टिकल, अमाउंट ऑफ पार्टिकल को हम बोलते हैं मोल, तो आपने पढ़ा है 1 मोल इक्वल टू क्या होता है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल एटम से आयन अवेलेबल होते हैं, उसको हम बोलते हैं मोल। और इसको बोलते हैं नंबर से, Na से भी लिखते हैं। मास नंबर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जब ऐड करते हैं तो हमें मास नंबर मिलता है और इसको हम ए से लिखते हैं। तो यानी कि इसका जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर हो गया? नाउ क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन सा एक परमाणु यानी मोनोटॉमिक है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोटॉमिक? मोनोटॉमिक का मतलब जिसमें एक एटम है, जैसे आर्गन और हीलियम में एक एटम है तो ये मोनोटॉमिक हो गए। मोनोटॉमिक। ऑक्सीजन में 2 एटम है तो डाई एटॉमिक, और नाइट्रोजन में 3 एटम है तो ट्राई एटॉमिक, और ओजोन में 3 एटम है, नहीं, नाइट्रोजन में 2 एटम है तो ये भी डाई एटॉमिक हो जाएगा, डाई एटॉमिक हो जाएगा। ओजोन में 3 है तो इसका मतलब ये भी ट्राई एटॉमिक हो जाएगा। तो क्वेश्चन बोला गया कौन सा मोनोटॉमिक है, तो मोनोटॉमिक का मतलब केवल एक एटम अवेलेबल है, इसका मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, आर्गन और हीलियम। क्वेश्चन है ओजोन की एटोमिसिटी कितनी है? ओजोन के अंदर देखो 3 एटम है तो इसकी एटोमिसिटी हमारे पास 3 हो जाएगी, तो इसका मतलब इसको बोलेंगे ट्राई एटॉमिक। डाई एटॉमिक की अगर एटॉमिक बोले तो जैसे ऑक्सीजन डाई एटॉमिक हो गया, नाइट्रोजन डाई एटॉमिक हो गया। मोनोटॉमिक जैसे आपसे बोलते हैं आर्गन बोलते हैं, हीलियम हो गए, जितनी भी इनर्ट गैसेज होती हैं वो सभी डाई एटॉमिक। टेट्रा एटॉमिक का मतलब जैसे फास्फोरस बोले टेट्रा एटॉमिक हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन बोला गया फास्फोरस और सल्फर की एटोमिसिटी कितनी होती है? तो देखो फास्फोरस, फास्फोरस P4 है तो उसकी एटोमिसिटी हमारी हो जाएगी टेट्रा, उसकी एटोमिसिटी हो जाएगी टेट्रा एटॉमिक। सल्फर एसेट होता है तो उसकी एटोमिसिटी हो जाएगी ऑक्टा एटॉमिक। तो देखो फास्फोरस टेट्रा एटॉमिक होगा और सल्फर हमारा पॉली एटॉमिक या ऑक्टा एटॉमिक बोल सकते हैं, जो 3-4 से ज्यादा होते हैं तो पॉली वर्ड आ जाता है। तो इसका आंसर हमारा जो है यहाँ पर 8A हो जाएगा। ठीक है, दोनों डाइटोमिक है भाई, देखो एटम हमारे पास 4 और 8 है, डाइटोमिक तो नहीं है। फास्फोरस P2 सल्फर H2 नहीं है, दोनों एक एटॉमिक है, दोनों ही नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आवेशित परमाणुओं या परमाणु के समूह को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द चार्ज एटम ग्रुप और एटम, इसको जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनको हम आयंस का नाम देते हैं। जितने भी चार्ज पार्टिकल होते हैं उनको किस नाम से देते हैं? उनको आयन के नाम से देते हैं। जो मॉलिक्यूल होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, वो क्या होते हैं? वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है? न्यूट्रल होता है। आइसोटोप हमारे क्या होता है? आइसोटोप का मतलब होता है, इनको बोलते हैं एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। ठीक है ना, हैविंग, यानी कि सेम एलिमेंट के वो एटम जिनके हैविंग डिफरेंस इन एटॉमिक मास, जिनका जो है एटॉमिक मास आपका डिफरेंस होता है, उसको बोलते हैं आइसोटोप। ठीक है ना, अभी आगे क्वेश्चन में आएगा तो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। एलिमेंट हमारा क्या होता है? ये हमारा प्योर फॉर्म होता है, प्योर फॉर्म होता है किसी भी जो है एलिमेंट जो है हमारे प्योर सब्सटेंसेज होते हैं। तो इसका मतलब अगर चार्ज पार्टिकल अगर हम ग्रुप में रह रहे हैं तो उनको हम आयन बोलेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बोला गया कि धनायन यानी कैटायन और ऋणायन यानी एनायन को देखो कैटायन, धनावेशित आयन को धनायन बोलते हैं, ऋणावेशित आयन को ऋणायन बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड में धनायन और ऋणायन कौन से हैं? ठीक है, इन्होंने बोला है कि अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज वाला है तो उसको हम नाम देते हैं कैटायन। ठीक है, अगर कोई भी नेगेटिव चार्ज वाला है तो इसको नाम हम देते हैं एनायन। तो बोला गया कि सोडियम क्लोराइड में कौन सा कैटायन, यानी कि सोडियम में एक बनता है Na+ और एक बनता है Cl-। इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये बनेगा कैटायन, इस पे निगेटिव चार्ज है तो ये बनेगा आपका एनायन। ठीक है ना, एनायन बनेगा। तो यहाँ पर देखो Na+ आपका कैटायन है, सोडियम माइनस एनायन है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका भी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये रहे टोटल हमारे पास, टोटल 25 क्वेश्चंस हमारे रहे। तो देखो हर चैप्टर के हम 50-50 क्वेश्चंस के सेट आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं।
ठीक है, क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं है, बट यहाँ से एनसीईआरटी का रिवीजन जरूर बहुत अच्छे से हो जाता है। तो आप एक काम करिएगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को पहले तो लाइक करिएगा, मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कराइएगा। इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे अराताई प्लेटफॉर्म के जो चैनल है वहाँ पे मिलेगी, टेलीग्राम पे कोई चैनल नहीं है। व्हाट्सएप पे जो व्हाट्सएप का चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो अराताई चैनल है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है ना। देखो, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को अपने सारे मित्रों के साथ शेयर जरूर करिए। ठीक है ना, क्योंकि आपका एक शेयर हमारे लिए मोटिवेशन होता है। और अगर कोई जो है कोई भी क्वेरी टाइप की है या कोई सजेशन है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर हमें जरूर मैसेज करें, और इंस्टाग्राम पे हम आपकी हर बात को जो है बिल्कुल आपके हर मैसेज को हम जवाब भी देंगे और आपके हर मैसेज को देखेंगे भी। ठीक है, 2 पार्ट में वीडियो होगा। पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया है और क्लास 9th के बारे में भी हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना, और क्लास 9th का तीसरा चैप्टर हमारा चल रहा है और बहुत जल्दी हमें लग रहा है कि अगली क्लास में तीसरा खत्म हो जाएगा। तो 12-13 चैप्टर हैं, तो 20-22 क्लासेस में खत्म हो जाएगा ये। ठीक है ना, और उसके बाद क्लास 10th में आएंगे, उसमें भी 12-13 चैप्टर हैं, वो भी 20-22 क्लासेस में खत्म हो जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पर मॉडल पेपर्स भी हम कुछ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना, जो एग्जाम्स के ओरिएंटेड हैं, टीआरई 4.0 और जो है यूपी टीजीटी के लिए मॉडल पेपर भी हम डिस्कस करें। साथ साथ में एक आधे मॉडल पेपर भी, जैसे फिजिक्स का अभी आ चुका है मॉडल पेपर। ठीक है ना, यानी पहले मॉडल पेपर का फिजिक्स का पार्ट हो चुका है, अभी केमिस्ट्री का पार्ट शायद 1 से 2 दिन में आपका यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। तो मॉडल पेपर भी देखिए, ये वाले भी क्वेश्चन भी आप देखिएगा, और बाकी आप हमें सहयोग करें। हम आपके साथ पूरी तरीके से जितना अधिकतम प्रयास हो पाएगा वीडियो जो कोशिश करेंगे। और मॉडल पेपर भी हम आपको पीडीएफ के फॉर्म में अराताई चैनल पर आपको हम शेयर कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सभी को, वीडियो को देखने के लिए, मित्रों के साथ शेयर करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।